नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस फोन के व्हाट्सएप में घुसकर फेक न्यूज और फेक हिस्ट्री फैलाकर आपके दिमाग को करप्ट किया गया, आपके भीतर नफरतें भरी गईं, इतिहास का झूठ ठेला गया, अब उसी फोन में सरकार अपना ऐप डालकर आपको कंट्रोल करना चाहती है। संचार साथी ऐप, इसे लेकर जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर सतर्क हो जाइए। अगर आप फोन का अलार्म बजने के बाद भी सोने जा रहे हैं तो इस बार अलार्म को 10 मिनट के लिए आगे मत बढ़ाइएगा। आपके फोन में घुसपैठिया आ सकता है, आपसे पूछेगा नहीं, आ जाएगा और आप उसे बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे। इस घुसपैठिए का नाम बताया जा रहा है संचार साथी ऐप। क्या हम रूस और उत्तर कोरिया बनने जा रहे हैं? कोई नहीं चाहेगा कि उसके फोन में एक ऐसा ऐप हो जिसमें सारी जानकारियां रिकॉर्ड होती रहें कि आप कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, और वो जानकारियां सरकार तक पहुंचती रहे। मोदी सरकार आपके मोबाइल फोन में एक ऐसा ऐप डालना चाहती है जिसे ना तो आप डिलीट कर पाएंगे ना डिसेबल। आप अपने फोन के सभी ऐप का कैमरा ऑफ कर सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, लोकेशन बंद कर सकते हैं, लेकिन संचार साथी ऐप को ना तो डिलीट कर सकते हैं ना डिसेबल। मोदी सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से कहा है, मार्च 2026 से जो भी नया मोबाइल फोन बनेगा, भारत में आयात होगा, सभी में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। बिना इसके अब कोई फोन बिकेगा नहीं। अगर आप सोचें कि बाहर से फोन ले आएंगे तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि आदेश में लिखा है आयात किए जाने वाले फोन में भी संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो फोन पहले से बन चुके हैं उनमें भी यह ऐप डालना होगा। इसके पीछे का तर्क है कि फोन का फ्रॉड रोकने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। IMEI नंबर चेक किया जाएगा जो आपके फोन का फिंगरप्रिंट होता है। इसी से हर अलग अलग फोन की पहचान की जाएगी। SMS के माध्यम से नो योर मोबाइल की सेवाएं दी जाएंगी। USSD कोड जारी कर फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर फोन गुम हो जाएगा तो संचार साथी ऐप से खोजने में मदद मिलेगी। संचार साथी ऐप फोन को ट्रैक करता रहेगा ताकि गुम या चोरी होने पर लोकेशन का पता लगे, यानी आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हर पल की जानकारी ऐसे ऐप में जमा होती रह सकती है। इसे अनिवार्य क्यों किया जा रहा है और पहले से ही फोन में क्यों डाला जा रहा है? इसे डिलीट क्यों नहीं कर सकते? क्या यह माना जाए कि वो दिन दूर नहीं जब सरकार का ऐप नागरिक के फोन की जानकारी हर 5 मिनट पर जमा करने लग जाएगा? आदेश में लिखा है अनिवार्य है, आदेश में लिखा है आप डिलीट नहीं कर सकते, और आदेश में लिखा है आप डिसेबल नहीं कर सकते। सब कुछ लिखा है और आप पढ़ भी सकते हैं। फिर भी जैसे ही सजग नागरिकों ने सवाल किया, हंगामा मचाया, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया, अगर आप संचार साथी ऐप नहीं चाहते तो इसे डिलीट कर सकते हैं। यह वैकल्पिक ऐप है, जबकि आदेश में नहीं लिखा है कि वैकल्पिक ऐप है। क्या इतना बड़ा आदेश जारी करने से पहले संचार मंत्री को कुछ भी नहीं मालूम था? इस आदेश में लिखा है कि इसे डिसेबल या प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। तब फिर टेलीकॉम विभाग को यह आदेश वापस ले लेना चाहिए। आदेश वापस तो नहीं लिया, लेकिन जिस PIB से आदेश जारी किया गया था उसी PIB ने अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान ट्वीट किया है कि यूजर जब चाहे ऐप को डिलीट कर सकते हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने मिथक और सच्चाई का यह पोस्टर जारी किया है। इसमें इतना भर कहा गया है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद डिलीट किया जा सकता है। यही तथ्य है, ऐप डिलीट नहीं किया जा सकता, यह भ्रामक जानकारी है। भ्रामक कैसे है, जबकि खुद PIB के नोटिस में लिखा था ऐप डिसेबल नहीं हो सकता। 1 दिसंबर को रॉयटर्स की खबर आई, 2 दिसंबर तक हंगामा चला, मंत्री का बयान आ गया और लोगों ने आदेश की कॉपी दिखाकर पूछना शुरू कर दिया। तब जाकर PIB ने मंत्री का बयान ट्वीट किया। इस पर कुछ नहीं कहा गया कि यह ऐप क्यों अनिवार्य किया गया है। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू सर। सरकार का यह आदेश एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसी कंपनियों पर लागू होने वाला है। 120 दिनों में कंपनियों को कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि एप्पल इस आदेश का विरोध करेगी।
3 सूत्रों ने रॉयटर्स से कहा है कि कंपनी इस आदेश को नहीं मानने पर विचार कर रही है। वो सरकार से बात करेगी कि दुनिया में कहीं भी इस तरह के नियम नहीं मानती है, क्योंकि इससे उसके iOS सिस्टम के सुरक्षा तंत्र में कई तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद ही हंगामा शुरू हुआ। आप गोदी मीडिया के भरोसे बैठे रह जाते और पता भी नहीं चलता कि इस तरह की बात हो गई है। गोदी मीडिया इसकी खूबियां ही बताने में लग जाता। इसलिए सतर्क रहा कीजिए। रवीश कुमार ऑफिशियल ज्वाइन कीजिए। आपका ज्वाइन करना जरूरी है, बहुत आसान है। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसी के बगल में है ज्वाइन। तो देर मत कीजिए, इस देश को नॉर्थ कोरिया मत बनने दीजिए। इसी साल जून में BBC ने उत्तर कोरिया से स्मगल किए गए एक फोन की पड़ताल की और पाया कि यह आम फोन जैसा नहीं है। जैसे ही आप उस फोन में साउथ कोरिया लिखते हैं, फोन अपने आप साउथ कोरिया को पपेट स्टेट लिख देता है। उत्तर कोरिया का फोन हर 5 मिनट पर अपने आप एक स्क्रीनशॉट लेता है उस फोन का। बिना यूजर की अनुमति के हर 5 मिनट पर स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा होता है उसकी एक फोटो ले ली जाती है। स्क्रीन पर लिखा हर शब्द और उस पर दिखाई देने वाली हर चीज का रिकॉर्ड हो जाता है और सभी स्क्रीनशॉट एक ऐसे फोल्डर में जमा होते हैं जिसे उपभोक्ता खुद नहीं खोल सकता। इसे सिर्फ सरकार खोलकर चेक कर सकती है और इस तरह से हर आदमी पर कड़ा पहरा रखा जाता है। क्या हम उत्तर कोरिया या रूस से सीख रहे हैं? नागरिकों को कंट्रोल करने की पीछे की मंशा क्या हो सकती है? इसी सितंबर में रूस ने मैक्स मैसेंजर नाम की एक ऐप को सभी फोन और टैबलेट पर अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करने के आदेश दिए। इसे व्हाट्सएप की प्रतिद्वंदी ऐप के रूप में लॉन्च किया गया, मगर आलोचकों का कहना है इसके इस्तेमाल से सरकार आम लोगों की और कड़ी निगरानी शुरू कर देगी। इसलिए इस मसले के बारे में, इस तरह के मसले के बारे में आप खूब पढ़िए, जानिए, सोचिए कि क्या ऐसा होना सही होगा। क्या आप अपनी जासूसी सरकार से करवाना चाहेंगे? इसका असर क्या होगा? आपकी हर छोटी छोटी बातचीत पर पड़ेगा, मुलाकातों पर पड़ेगा। मामूली व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा और फालतू की वजहों से जेल में डाले जा सकते हैं। इतना डर बढ़ जाएगा कि घर में भी सरकार पर सवाल करना बंद कर देंगे। सरकार का नाम आते ही चुप हो जाएंगे। आपका फोन आपको हर वक्त डिजिटल अरेस्ट में रखेगा। IFF, इंटरनेट फ्रीडम फेडरेशन, एक संस्था है जो इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी और यूजर के अधिकारों पर काम करती है। इसने कहा है IMEI फ्रॉड को रोकने के नाम पर यह ऐप लाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अपने आदेश में इसका कोई टेक्निकल जवाब नहीं दिया है कि जब IMEI नंबर चेक करने, SMS आधारित नो योर मोबाइल जैसी सेवाएं देने के लिए पहले से सरकार के पास संचार साथी वेब पोर्टल है, तब परमानेंट ऐप की क्या जरूरत है? सरकार के आंकड़ों के अनुसार संचार साथी ऐप के माध्यम से इस साल 7 लाख गुम हुए फोन ढूंढे गए हैं। जिसे इस ऐप के इस्तेमाल से अपना फोन ढूंढना होगा, वो संचार साथी ऐप डाउनलोड कर लेगा, फोन मिलने के बाद डिलीट कर देगा। लेकिन लोगों से यह अधिकार क्यों छीना गया? फोन में यह ऐप नहीं है, एक तरह से आपके घर के बाहर सरकार का गार्ड बिठाया जा रहा है। प्राइवेसी के मामलों के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस तरह के ट्रैकर ऐप सरकार के लिए ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा के नाम पर आदेश निकला है ताकि सब कुछ सही सही लगे। लेकिन साइबर साथी ऐप की हदें क्या है, पैरामीटर क्या है, यह सब नहीं बताया जा रहा है। क्लॉज 5 में लिखा है ऐप उन गतिविधियों की पहचान करेगा जो साइबर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं। किस तरह की गतिविधियां, इसकी बात नहीं है। मतलब सुरक्षा का एंगल डाल दो, जब मन करे किसी को घर से उठाकर ले जाओ, करते रहो वकील, केस, मुकदमा। कोई नहीं जानता इस ऐप का कल किस तरह से इस्तेमाल होगा। हो सकता है सर्वर अपडेट करने के बहाने इसका नेचर बदल दिया जाए। तब आप क्या करेंगे? अगर इस तरह के ऐप के लिए दरवाजे खोल दिए गए, तब सवाल उठता है यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। इंटरनेट के जानकार निखिल पहवा ने सवाल किया है, क्या आगे चलकर अनिवार्य डिजिटल ऐप भी लाया जा सकता है? सब पर डिजी यात्रा थोप दिया जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि इस ऐप के माध्यम से हमारे फोन की दूसरी फाइलों को नहीं पढ़ा जाएगा, या आगे जाकर चुपचाप ऐसा अपडेट नहीं लाया जाएगा
जो इस तरह की जासूसी कर सके। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी को समझने वाले विपक्ष के सांसदों ने भी संचार साथी ऐप का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि नागरिकों को इसका विरोध करना चाहिए, उन्हें अपनी प्राइवेसी के अधिकार की बात करनी चाहिए। कौन अपने परिवार को, दोस्तों को क्या मैसेज भेजता है उसे गुप्त रखना चाहेगा, उसका अधिकार है। दो लोगों के बीच की बातचीत क्यों सरकार तक पहुंचे? प्रियंका गांधी ने कहा अगर कोई फ्रॉड होता है उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं आप हर नागरिक के फोन में घुसकर जासूसी करें। मुझे नहीं लगता लोग इससे खुश होंगे। यहां प्रियंका गांधी गलत हो सकती हैं। लोगों को प्राइवेसी का मतलब और खतरा दोनों ही बताना चाहिए। भारत की जनता इसका मतलब एक तरह से नहीं समझती है। कई लोग तो इसी से खुश हो जाएंगे कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, फोन खो जाएगा तो ढूंढ कर दे रही है। पहले भी मिल जाता था, लेकिन इसके नाम पर जो पर्सनल जानकारियां सरकार के पास जाने लगेंगी उसकी बात लोगों को बतानी पड़ेगी। प्रियंका गांधी भक्तों और अंकिलों की क्षमता को कम समझ रही हैं। वो खुश हो जाएंगे। जिस देश की जनता बालकनी में कोरोना को भगाने के लिए थाली बजा सकती है, उस देश की जनता को प्राइवेसी का मतलब बताना पड़ेगा। तभी वह जनता समझेगी कि संचार साथी ऐप जैसे ऐप के क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इस तरह के ऐप बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, नेताओं के लिए भी जी का जंजाल बन सकते हैं। उनका काम केवल हाँ जी करना रह जाएगा। सुप्रीम लीडर से लेकर लोकल लीडर की आलोचना नहीं कर पाएंगे। असंतोष होगा तो वह भी नहीं कह पाएंगे। कब बागी बना दिए जाएंगे, कब साथी, यह सब संचार साथी ऐप तय करने लगेगा। निजता की जरूरत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी होती है, उनके परिवारों को भी। भले बीजेपी के सांसदों ने इस खबर के आते ही विरोध नहीं किया, बल्कि बीजेपी ने कहा है यह जासूसी ऐप नहीं है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। इस ऐप का समर्थन भी कर रही है। वैसे गोदी मीडिया के एंकर भी परमानेंट गुलाम हो सकते हैं। उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी और फ्री में सुप्रीम लीडर के लिए डिबेट भी करनी पड़ जाएगी। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है? आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, either the calls that you receive or the calls that you make. संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। संचार साथी ऐप में क्या है, यह एक बात है। इसके ऐप के डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट भी होगा, तब यह ऐप क्या बन जाएगा, यह बड़ा सवाल है। हम और आप आज नहीं जानते, इसलिए संचार साथी ऐप को लेकर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जानकार जो सवाल उठा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या आप चाहेंगे कोई फोन पता करने के नाम पर दिन रात ट्रैक करता रहे? आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। नाम संचार साथी है, लेकिन आपके फोन में यह उस हाथी की तरह बैठ जाएगा जो आपको देखेगा, लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे। एलिफेंट इन द रूम का मुहावरा याद कर लीजिए क्यों बना। पेगासस भी याद कीजिए, इस्राइल का बनाया यह जासूसी सॉफ्टवेयर जिसे किसी के फोन में डाला जाता है और उसके बाद फोन का कंट्रोल आपके अलावा किसी अज्ञात के पास भी हो जाता है। आपकी बातचीत रिकॉर्ड होती है, आप सो रहे हैं या आपकी जानकारी के बिना फोन का वीडियो कैमरा ऑन कर दिया जाता है, रिकॉर्ड होने लगता है। क्या संचार साथी ऐप भारत का पेगासस हो सकता है, जिसे साइबर सुरक्षा के नाम पर फोन में अनिवार्य रूप से ठेला जा रहा है? आईएफएफ के जानकार मानते हैं अगर संचार साथी को फोन से डिलीट करना असंभव बना दिया जाएगा तो इसमें ऐसी परमिशन भी डाली जा सकती है जिससे संचार साथी ऐप मोबाइल के दूसरे ऐप में भी ताका झांकी कर सके। लोग लिख रहे हैं जैसे ही फोन में संचार साथी ऐप डाउनलोड करते हैं, एसएमएस पढ़ने, कॉल हिस्ट्री देखने की परमिशन मांगी जाती है, कैमरा का एक्सेस मांगा जाता है, लोकेशन भी पता लगाया जा सकता है। सरकार अचानक ऐप ले आती है। कोरोना के समय भी तरह तरह के ऐप बन गए। दुनिया में कहीं भी वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोटो नहीं होता था, मगर भारत ने प्रधानमंत्री का फोटो अनिवार्य कर दिया गया। आप नहीं जानते कि कोरोना के समय जो ऐप बनाई गई
उसकी जानकारी का क्या इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल में एसआईआर हो रहा है। बंगाल के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि डुप्लीकेट एंट्री को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। इस पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सवाल किया। इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि इस ऐप को किसने बनाया और इसके काम करने का तरीका क्या होगा। इसके वेंडर और डेवलपर कौन है? क्या एआई के पूर्वाग्रहों के लिए इस ऐप की जांच की गई है? जब चुनाव आयोग के पीडीएफ सॉफ्टवेयर सिस्टम पहले ही डुप्लीकेट का पता लगा सकते हैं, फिर एआई की नई ऐप की क्या जरूरत है? इसकी डिटेल क्यों नहीं बताई जा रही है? इस बात की क्या गारंटी कि इसे किसी ऐसे आदमी ने नहीं बनाया जिसके तार बीजेपी से जुड़े हों? राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर के इतने आरोप लगाए, एआई से क्यों नहीं पकड़ पाए? क्या आयोग के पास डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने की एआई अभी अभी आई है? बंगाल के समय ही बिहार के समय एआई से कितनी डुप्लीकेट एंट्री पकड़ी गई? जब आप इतने सवाल करते हैं तभी पता चलता है सरकार कितनी पारदर्शी है, जनता को किस हद तक अंधेरे में रखा जा रहा है। पूरा देश डॉक्यूमेंट बनवाने और दिखाने के काम में लगा है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया जा रहा है, लेकिन हो रहा है उल्टा। भारत का नागरिक हर समय अपनी पहचान साबित करने में लगा है। केवाईसी उसका पीछा करती है। नए नए आदेश आते हैं, आधार को पैन से जोड़ना है, आधार को वोटर से जोड़ना है। फिर बहस हो जाती है, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। आधार लेकर ही लोग एसआईआर की लाइन में भी लग जाते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, नागरिक हैं या नहीं, पुराने रिकॉर्ड निकालने में लग गए। इसके पीछे का मनोविज्ञान ठीक से समझिए। कभी नोट कीजिएगा, एयरपोर्ट के गेट पे लोग आधार दिखाने से पहले और दिखाने के बाद कितनी राहत महसूस करते हैं, जैसे नागरिकता साबित हो गई, अब जहाज में बैठने को मिल जाएगा। आपको हर पल एहसास कराया जाता है कि आप पहले पहचान साबित कीजिए, केवाईसी बनवाइए, आधार दिखाइए। पहले लोगों ने घुसपैठ की राजनीति पर खूब तालियां बजाईं, अपने ही देश के नागरिकों से धर्म के आधार पर नफरतें की और घुसपैठिया कह दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा कि नागरिकता साबित करने की लाइन में हर किसी को लगा दिया गया है। हर समय लोग डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, उसके बारे में पता कर रहे हैं ताकि कोई घुसपैठिया साबित ना कर दे। इस राजनीति को हवा देने वाली सरकार अब आपके फोन में घुसपैठिया बनकर क्यों बैठना चाहती है? कम से कम सवाल तो पूछिए। अगर इतनी सी बात समझ नहीं आती तो प्रधानमंत्री ने आपके लिए ही कहा है, मौसम का मजा लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।